ये कहानी है वर्मा परिवार की, जहाँ रिश्तों की गर्माहट से ज्यादा अहमियत होती है रुतबे और धन की। घर की बड़ी बहू सरोज दिखावे, घमंड और अधिकार की प्रतीक होती है, जबकि छोटी बहू कविता वो हमेशा पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है। अरे ओ कविता, कब तक सोती रहोगी महारानी? मुझे अब तक मेरी कॉफी नहीं मिली है, जिसकी वजह से मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। उठो और जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। दीदी, वो मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। रात से बुखार है। अगर आज के दिन आप ही बना लेती तो। क्या? तूने मुझसे कहा कि मैं मेरे लिए कॉफी खुद ही बना लूं? अरे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? घर का सारा खर्चा मैं उठाती हूँ। अरे सारे पैसे तो मेरे पति के ही होते हैं, और उस पर तू कह रही है कि कॉफी जाकर मैं बनाऊं। साफ साफ सुन ले, इस घर में जो ज्यादा कमाता है वो राजा होता है, और वो ही मेरा पति। अरे महीने के 50,000 रुपए लाता है वो घर में, और तेरा पति क्या लाता है? गिन चुन कर बस 10,000 रुपए। तो इसीलिए घर के कामों में तेरी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। अब चुपचाप जा और मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर ला। ठीक है दीदी, अभी लाती हूँ मैं। फिर कविता रसोई में जाकर सरोज के लिए कॉफी बना कर लाती है। ये लीजिए दीदी, आपकी कॉफी। तभी वहां पर उसकी पड़ोसन कमला आती है। अरे कविता, जरा चीनी मिलेगी क्या? वो मैंने गैस पर चाय चढ़ाई है, और जब चीनी डालने के लिए डिब्बा खोला तो वो खाली था। हाँ कमला काकी, अब बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ चीनी। रुक जा कविता, अरे तूने घर को क्या किराना की दुकान समझ के रखा है क्या, जो कोई भी अगर मुंह उठाकर चला आए उसे तुम चुपचाप सारा सामान दे देती हो? अरे नहीं दीदी, बस चीनी ही तो मांगी है ना। पर कमला काकी तो हमारी पड़ोसन है, और ऐसे समय पर पड़ोसी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। देखो कविता, मुझसे बिना पूछे तुमने अगर घर की कोई भी चीज किसी को भी दे दी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे घर का सारा खर्च मैं संभालती हूँ, तो किसी को क्या देना है और क्या नहीं, ये फैसला सिर्फ मेरा होना चाहिए। समझी कि नहीं? ऐसा नहीं कहते सरोज, घर रिश्तों से चलता है, ना कि चीजों से। पर कविता जैसी विनम्र और सहनशील देवरानी हर घर में नहीं मिलती। हाँ हाँ, बढ़िया ही कविता की वकालत करने वाली। अरे दिन भर घर में बैठकर बस बातों में मिठास घोलने से कुछ भी नहीं होता। घर चलाना हो तो हिसाब भी रखना पड़ता है। नहीं बेटी, घर चलाना हिसाब से नहीं बल्कि दिल से होता है, और आपकी तरह तानों से घर तो बिल्कुल भी नहीं चलता, बल्कि उससे तो घर टूटता है। कविता बोलती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। रहने दीजिए कमला काकी, दीदी घर की बड़ी है, और वो जो कह रही है वो सही है। नहीं कविता, चुप रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। एक दिन सब्र की चुप्पी भी जवाब मांगती है। मगर तुम जैसी बहू तो सच में इस घर की शान है। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। कविता भी चुपचाप बैठी होती है कि तभी वहां पर उसकी बेटी प्रीति आती है। ये सब क्या है माँ? चाची हर वक्त आप पर इतना क्यों चिल्लाती रहती है? नहीं बेटा, अपनों से बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते, और तुम्हारी तो अभी क्लास है ना, तो जाओ, वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। वही दूसरी तरफ, माँ, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। लेकिन क्यों बेटा? वो आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, तो मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है, और दोस्तों के साथ बाहर भी तो जाना है। अच्छा ठीक है बेटा, अलमारी से निकाल ले, वहीं पर रखे होंगे पैसे। ये देखकर कौशल्या हैरान रह जाती है। अरे बहू, तू इतनी बड़ी रकम अपनी बेटी को क्यों दे रही है? ऊपर से तूने उसे पूछा भी नहीं कि वो लड़की कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। बस कीजिए माँ जी, आप हमेशा मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उसने बोला ना कि वो अपने दोस्तों के साथ जा रही है, तो उन्हीं के साथ चली जाएगी। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
और अगर आपको किसी की चिंता करनी ही है तो आप अपनी तबीयत की चिंता कीजिए। देख बहू, बेटी को अगर तुम सर पे चढ़ा दोगी तो वही बेटी कल तुम्हारे सर पर नाचेगी। इतना लाड़ प्यार भी ठीक नहीं है। अब ये सब आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी को मुझे कैसे संभालना है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, बस ध्यान से जाना और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझे फोन करना। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर सकती हूँ। फिर रीमा वहां से चली जाती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं और सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन कौशल्या अभी भी जगी हुई होती है। देख बहू, रात के 11 बज रहे हैं और ये रीमा अब तक घर नहीं लौटी है। अरे मैं कब से पूछ रही हूँ तुझे, कहाँ पर है वो? उसकी कोई खबर मिली कि नहीं? अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो माँ जी? मेरी बेटी कोई आम लड़की नहीं है, पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, मॉडर्न है और उसे अपना ख्याल रखना अच्छे से आता है। और अगर वो लेट हो भी गई तो कोई बात नहीं, उसका बाहर की दुनिया देखना भी उतना ही जरूरी है। देख बहू, माना कि तू उसकी माँ है, लेकिन तू मेरी चिंता नहीं समझ पा रही। अगर जवान बेटी रात बिरात घर के बाहर रहे तो ये हमें शोभा नहीं देता। माना कि जमाना बदल गया है, पर खतरे भी तो बढ़ गए हैं। और मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि अब भी वक्त है। संभाल ले रीमा को और उसे समझा दे कि आजादी और जिम्मेदारी एक साथ चलती है, वरना आगे चलकर उसे पछताना ना पड़े। कौशल्या की बातों पर सरोज कुछ भी नहीं कह पाती और वो तो बस मुंह फेर कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन रीमा के लिए एक बड़े और अमीर घर से एक रिश्ता आता है। देखो कविता, जल्दी से अच्छे अच्छे पकवान बना दो, लड़के वाले आते ही होंगे। बहुत बड़ा घर है उनका और वो लोग शहर से आ रहे हैं, इसीलिए उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी दीदी, कोई कमी नहीं रहेगी। मिठाई और नमकीन सब तैयार करके रखा है मैंने। फिर सरोज रीमा के कमरे में जाती है। अरे ये क्या है रीमा, तुम अभी तक सो रहे हो? अरे तुम जानती हो ना कि तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, पर तुम हो कि अब तक सो रही हो। चलो जल्दी से उठो और अच्छे से तैयार हो जाओ। नहीं ना मम्मी, थोड़ी देर और सोने दो मुझे। अरे बाबा, बाद में सो लेना, पहले जाकर तैयार हो जाओ। सब तुम्हें ही देखने आने वाले हैं और तुम हो कि घोड़े बेचकर सो रही हो। फिर कुछ ही देर में लड़का विकास, उसकी माँ सरिता और पिता रमेश उनके घर पर आते हैं। आइए बहन जी, आने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, सब अच्छा रहा। तो बताओ बेटा, तुम क्या करते हो? वो मेरा खुद का कारोबार है और मेरे शहर में 2-2 फ्लैट्स भी हैं। उसी वक्त रीमा तैयार होकर बाहर आती है। गहनों और हल्के से मेकअप में वो बहुत सुंदर लग रही होती है और एक ही नजर में सरिता और विकास को वो बहुत पसंद आती है। जी हमें तो लड़की बहुत पसंद आई, संस्कारी, पढ़ी लिखी और सुंदर भी है। मैं तो अभी कह देती हूँ कि ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे वाह, आपने तो मेरी बेटी को स्वीकार भी कर लिया। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। फिर सभी आपस में खूब बातें करते हैं और कुछ ही देर में लड़के वाले चले जाते हैं और घर में अब उत्सव का माहौल बनता है। देखा ना कविता, मेरी रीमा की किस्मत कैसे चमक रही है। अरे मेरी बेटी कितने बड़े घर में जा रही है, लड़के वाले भी कितने अच्छे हैं। वो लोग तो रीमा को देखते ही पसंद कर बैठे। हाँ दीदी, बहुत अच्छा घर है, बस हमारी रीमा वहां पर खुशी से रहे। फिर 2 दिनों के बाद सरोज कौशल्या के पास चली जाती है। वो माँ जी में ये कह रही थी कि जितने भी खानदानी जेवर हैं वो सब आप निकाल कर दो। मुझे अब उसे पॉलिश करवानी होगी ना। अब मेरी बेटी की शादी हो रही है तो उसके लिए मुझे गहने निकालने होंगे ना। ठीक है बहू, रुक,
मैं तुझे अभी निकाल कर देती हूँ। फिर कौशल्या जितने भी जेवर होते हैं उनमें से सिर्फ आधे जेवर ही निकाल कर देती है। अरे माँ जी, आपने सिर्फ आधे जेवर ही क्यों निकाले हैं? पूरे जेवर निकालिए ना। अरे नहीं बहू, आधे जेवर तो प्रीति के लिए है और आधे जेवर रीमा के लिए है, तो सारे जेवर मैं तुझे कैसे दे सकती हूँ? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? सारे जेवर मेरी बेटी रीमा को ही मिलने चाहिए, क्योंकि घर का सारा खर्चा मेरे पति उठाते हैं और इसी वजह से घर के सारे जेवर पर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बेटी का हक है, ना कि उस प्रीति का। ये तो क्या कह रही है बहू? प्रीति भी मेरी पोती है, तो मैं उसके साथ ये अन्याय नहीं कर सकती। तभी वहां पर कविता आती है। अरे नहीं माँ जी, अन्याय तो प्रीति के साथ तब होता जब उसके पास कुछ भी नहीं होता, और मेरी प्रीति को देने के लिए मेरे पास बहुत सारा प्यार है। और अब रीमा की शादी अच्छे और बड़े घर में हो रही है, तो उसके लिए इतना तो देना ही चाहिए ना। इसीलिए आप ये सारे गहने उसे दे दो। चलो अच्छा हुआ कि तुमने ही ये सब बोल दिया। अब मैं ये सारे गहने मेरी रीमा को दे रही हूँ और कल जाकर ही इस पर पॉलिश चढ़वा कर आती हूँ। मेरी बेटी की शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू होती है और देखते ही देखते शादी के लिए बस 2 ही दिन बच जाते हैं। देख बेटा, अब तो बड़े घर की बहू बनेगी। इतनी भाग्यशाली है तू, और सबको तेरी जैसी किस्मत कहाँ नसीब होती है। अरे किसी किसी को तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी रानी बेटी, अब अच्छे से खा पी ले। शादी के लिए बस 2 ही दिन बचे हैं। और सुन, जो भी चाहिए हो ना, वो मुझे बिना झिझक बता देना। मैं सब दिला दूंगी तुझे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। ठीक है माँ। वैसे मुझे एक नया लहंगा चाहिए। वैसे शादी के लिए तो हमने ले लिया है, लेकिन फिर भी मुझे एक और लहंगा चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तेरे पापा से कह दूंगी, तो वो तेरे लिए एक नया लहंगा लेकर आएंगे। तभी लड़के वालों का सूरज को फोन आता है और वो एक दिन पहले ही आने की बात करते हैं। फिर शाम होने पर विकास उसके माता पिता के साथ उनके घर पहुंचता है। उनका स्वागत सत्कार होता है। उन लोगों में बातचीत चल ही रही होती है कि तभी अचानक से रीमा बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरे रीमा, क्या हुआ बेटा? कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आकर उसकी जांच करते हैं। मेरी बच्ची ठीक तो है ना डॉक्टर? रीमा गर्भवती है, करीब 2 महीने का गर्भ है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? मैंने पूरी जांच की है और यही सच्चाई है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। परिवार में जैसे सब कुछ थमसा जाता है और लड़के वाले तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और ये क्या बेहुदगी है? 2 दिनों के बाद शादी है और अब जाकर पता चला है कि आपकी बेटी पेट से है। अरे हमारे खानदान की इज्जत दांव पर लग चुकी है। आपने ये ठीक नहीं किया बहन जी, धोखा किया है आपने हमारे साथ। लेकिन पापा, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी तो दोस्तों में नाक कट जाएगी, सभी थूकेंगे हम पर। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा। मेरी रीमा, उसने ये कैसे? शांत रहिए दीदी और आप रीमा से बात करें, शायद वो कुछ कह पाए। लेकिन रीमा चुप रहती है और वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती। अब ये शादी रीमा से नहीं हो सकती, पर शादी तो जरूर होगी, वरना हमारी बदनामी पूरे खानदान में हो जाएगी। ठीक उसी वक्त प्रीति कॉलेज से घर लौटती है। ये लड़की कौन है? ये मेरी छोटी पोती है प्रीति, मेरे छोटे लड़के की बेटी है। देखिए बहन जी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई और मैं अपने बेटे की शादी आपकी पोती प्रीति से कराना चाहता हूँ, और वो भी कल ही। अरे आप ये क्या कह रहे हो? मैं अब अपने बेटे की शादी इस घर में नहीं कराना चाहती।
खास करके इसी लड़की के बहन से। अब हमें क्या पता कि इसका कैरेक्टर भी वैसा ही ना निकले जैसा कि इसकी बड़ी बहन का निकला है। और पापा, मुझे भी अब इस घर में शादी नहीं करनी, क्योंकि अगर इस घर में मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद मुझे बार बार यहाँ आना होगा और इस रीमा का चेहरा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चुप रहो विकास। अरे जब हमारी इसमें कोई गलती है ही नहीं तो हम इसका प्रायश्चित तक क्यों करें? मैं फैसला कर चुका हूँ और अब ये शादी प्रीति से ही होगी। बताइए माँ जी, आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं ना? नहीं नहीं, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। आखिरकार घर की इज्जत घर में ही रहे तो अच्छी बात है। और अगर आपकी इज्जत इसी में है तो मैं भी राजी हूँ। लेकिन प्रीति बेटा, तुम्हें इससे कोई एतराज तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं तैयार हूँ, पर अगर विकास जी नहीं चाहते तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। मुझे आपसे कोई एतराज नहीं है और मुझे मेरे पापा पर पूरा भरोसा है। इसीलिए अगर वो चाहते हैं कि मेरी शादी आपसे हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो तय रहा, कल की तारीख में ही प्रीति और विकास का विवाह होगा, वो भी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम के साथ। इस शादी में कोई कसर नहीं रहेगी, क्योंकि ये शादी नहीं, हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी का उत्सव होगा। फिर अगले दिन उसी मंडप में जहाँ रीमा दुल्हन बनने वाली थी, वहीं पर प्रीति की शादी विकास से हो जाती है और ये देखकर सरोज को बहुत पछतावा होता है। चलो माँ जी, मैं निकल रही हूँ, आज मुझे काफी लेट हो गया है। अरे ओ महारानी, पहले सारा काम कर ले, उसके बाद ही चली जा। लेकिन माँ जी, मैंने सारे काम तो कर दिए हैं, अब क्या बाकी है? एक काम बचा हुआ है, तूने मेरी साड़ी इस्त्री की ही नहीं। अरे तू जानती है ना, मैं तेरी तरह कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी पर नहीं जाती हूँ। मैं तो एक बड़ी पोस्ट वाली सरकारी नौकरी पर जाती हूँ, इसीलिए मुझे सर से पांव तक एकदम अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ता है। ओफो माँ जी, बात बात पर ताने दिए बगैर आपका खाना हजम नहीं होता क्या? वहां पर बॉस और पूरी टीम मेरा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे कुछ नहीं होगा, बड़ी सयानी मत बन, बॉस और पूरी टीम इंतजार कर रही होगी। आई बड़ी, अरे मेरी नौकरी देख, मेरे जाते ही लोग मुझे सलाम ठोकते हैं। अब जा, जल्दी से मेरी साड़ी इस्त्री करके दे दे और फिर अपनी उस प्राइवेट नौकरी पर जाना। अब ना चाहकर भी युविका को कमला की साड़ी को इस्त्री करना ही पड़ता है और इधर कमला को अपनी सरकारी नौकरी पर बहुत घमंड होता है। फिर रात में, आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गया। शहर के सबसे बड़े और नामांकित लोगों के साथ उठना बैठना हुआ मेरा। अरे वाह माँ, क्या बात है। ये लीजिए माँ जी, आप दोनों के लिए मसाला छाछ। अरे भाभी, मुझे खाने के बाद आज मीठे में फालूदा बनाकर दो ना, ये छाछ वास मुझे नहीं चाहिए। हाँ बहू, मुझे भी फालूदा खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी, अनन्या, आप दोनों ने मुझे समझ के रखा है। मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। अरे ऑफिस में दिन भर काम करके मैं थक जाती हूँ और अब जो बनाकर दिया है उसे चुपचाप खा लीजिए। ऐसे इन वक्त पर नई नई फरमाइशें मत कीजिए। अरे तो फिर छोड़ देना अपनी नौकरी, तुझे 1000 बार कह चुकी हूँ मैं। या तो घर पर बैठ या फिर सरकारी नौकरी कर। ये प्राइवेट नौकरी करके कुछ फायदा नहीं होने वाला, बस मजदूरों की तरह काम करवाते रहते हैं और हाथ में क्या मिलता है, बस नाम की थोड़ी बहुत सैलरी। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब देखिए ना, भैया भले ही दूसरे शहर में रहकर सरकारी नौकरी करता है, लेकिन उनकी तनख्वाह कितनी ज्यादा है। इसीलिए मैं भी अपनी सरकारी एग्जाम की तैयारी पूरे जोश के साथ कर रही हूँ। आशा है कि अच्छे नंबर्स के साथ पास हो जाओ। जरूर होगी बेटी। अरे आप दोनों को तो बस एक ही बात बोलनी आती है और कुछ नहीं आता, लेकिन मैं एक ही जवाब 1000 बार नहीं दे सकती। खैर,
मुझे आप दोनों के मुंह बिल्कुल नहीं लगना। इससे अच्छा तो मैं फालूदा ही बना दूं। मेरा तो नसीब ही खराब है। अरे तेरा नसीब नहीं, दिमाग खराब है। पहले उसे ठीक कर और जिंदगी में सही फैसले ले, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर युविका अपने पति से इस बारे में बात करती है। अरे युविका, इसमें गलत क्या है? माँ बराबर ही तो कह रही है। मैं भी तो सरकारी नौकरी पर हूँ। तुम खामखा प्राइवेट नौकरी करके अपने जीवन में थकान और परेशानियों को बुला रही हो। अरे तुम्हें भी उसी बात की पड़ी है। सच बताओ, तुम ना पहले वाले वो गुरमीत नहीं रहे। अरे अगर तुम एक अच्छे पति होते तो अपनी माँ को फोन करके कहते कि युविका से ज्यादा काम मत करा और उसे जैसी जिंदगी जीनी है उसे जीने दो, जहां काम करना है करने दो। लेकिन नहीं, ये तो तुमसे नहीं होने वाला। अरे पर युविका, चुप रहो गुरमीत, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। बाय। युविका गुस्सा होकर फोन कॉल कट कर देती है। फिर एक सुबह, अरे माँ जी, आज मुझे भी आपके टाइम पर ही निकलना है। देखिए, घर के बाहर टैक्सी भी आ गई है। चलिए आज हम दोनों साथ में निकलते हैं। अरे नहीं बहू, मैं चली जाऊंगी, तू जा आगे, नहीं तो तुझे देर हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, आप चलिए ना मेरे साथ, आप भी तो निकल ही रही थी ना। ठीक है, चल। फिर युविका और कमला एक साथ ही निकलती है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतनी सहमी हुई सी क्यों लग रही हो? और आज आपके इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? अरे कुछ नहीं बहू, वो वो आज थोड़ी गर्मी है ना, इसीलिए। क्या? लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, और आज का मौसम भी कितना ठंडा है। अरे तो तुझे गर्मी नहीं लग रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी। कुछ भी बोलती है तू। अब अपनी बकबक बंद कर और शांत रह। ठीक है माँ जी। फिर कुछ ही देर बाद में, अरे ओ भाई, यहीं पर रुकाओ। क्या? लेकिन यहाँ पर क्यों माँ जी? आप तो काम पर जा रही हो ना? हाँ, लेकिन पहले मुझे इस जगह पर जाना है। यहाँ पर एक दुकान है, वहां से मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है, और शाम को आते समय वो दुकान बंद हो जाती है ना, इसीलिए मुझे अभी खरीदनी पड़ रही है। लेकिन तू जा अभी, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी। फिर कमला चली जाती है। ये माँ जी का बर्ताव आज कितना अजीब सा था। खैर, मुझे क्या करना है। चलिए भैया। फिर युविका भी वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन, अरे बहू, कल घर पर गांव से मेहमान आने वाले हैं। वो लोग सुबह आएंगे और रात तक चले जाएंगे। उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे कल तो तेरी छुट्टी ही है, तो तू सारे काम आराम से कर पाएगी। अरे माँ जी, कल मेरी छुट्टी जरूर है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत काम है और वो मुझे पूरा करना ही होगा। लेकिन माँ जी, कल तो अनन्या भी फ्री रहेगी, तो आप आधा काम उसे भी करने के लिए बोल दो ना। अरे नहीं नहीं, तू क्या पागल वागल हो गई है क्या? वो मेहमान क्या बोलेंगे? बहू होकर भी घर की बेटी काम धाम कर रही है। तू क्या हमारी नाक कटवाना चाहती है क्या? अब इसमें क्या नाक कटवाना माँ जी? अगर घर की बहू सारे काम कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं कर सकती? ना जाने आपकी सोच कब बदलेगी। अरे ओ बेवकूफ लड़की, सोच बदलने से पहले अपनी नौकरी बदल। बस ज्ञान देने खड़ी हो जाती है। मेरी अनन्या कोई काम नहीं करेगी, वो पहले ही पढ़ाई करके थक जाती है। अरे इसीलिए मुझे इन प्राइवेट नौकरियों से चिड़चिड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर छुट्टी के दिन भी कोई चैन से नहीं जीने देता। अब भी वक्त है बहू, बदल ले अपनी नौकरी। ये प्राइवेट नौकरी कभी भी छूट सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी का ऐसा नहीं होता। क्या माँ जी, आप भी घूम फिर कर आपकी सुई वहीं पर कैसे आ जाती है? हाँ तो, अरे जब तक तेरे इस खाली दिमाग में अकल नहीं आ जाती तब तक मैं ये कहती ही रहूंगी। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। कल तू दिन भर अपने ऑफिस का कोई काम नहीं करेगी।
और एक सर्वगुण संपन्न बहू बनकर मेहमानों की देखरेख करेगी। पर माँ जी, कमला उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। अब मैं क्या करूं? माँ जी की बात अगर मैंने नहीं मानी तो वो कल बहुत झगड़ा करेंगी। इसलिए मुझे ऑफिस का सारा बचा हुआ काम आज रात जाग कर ही करना पड़ेगा। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर युविका रात को 3 बजे तक जागकर अपने ऑफिस के सारे काम निपटाती है और उसके बाद ही वो सो जाती है। फिर अगली सुबह, हे भगवान, 2 घंटे में मेहमान आने वाले हैं और अभी तक बस ये 2 पकवान ही बने हैं। अरे कितनी नालायक है तू। तुझे मैंने कल ही सब अच्छे से बताया था कि मेहमान सुबह सुबह आने वाले हैं। तो माँ जी, मैंने भी आपको ये कल ही बताया था कि आज मुझे ऑफिस का काम है। तब आपने ये कहा था कि तू दिन भर घर के सिवाय और कोई काम नहीं करेगी। इसलिए मुझे ना चाहकर भी रात भर जागकर ऑफिस का काम करना पड़ा और इसीलिए उठने में देर हो गई। वाह, लेकिन अब 2 घंटे में सब कुछ कैसे होगा? इतनी गैर जिम्मेदार तू कैसे हो सकती है? देखिए माँ जी, भाषण देने की जगह आकर मेरा हाथ पटाइए, लेकिन नहीं, वो तो आपसे होने से रहा। अरे तेरा काम मैं क्यों करूं? मैं कोई तेरी देवरानी या जेठानी हूं क्या? मैं तेरी सास हूँ, सास। तो फिर यहाँ से चली जाइए। अगर आप यहाँ पर मेरे सर पर बैठकर चिल्लाती रहोगी तो यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। फिर कमला वहां से निकल जाती है और जैसे तैसे युविका 2 घंटे में सारा खाना बना देती है और जल्दबाजी में काम करने के कारण उसका हाथ जल जाता है। फिर बाद में जब वो गुरमीत से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, तभी, हे भगवान, जाकर डॉक्टर को दिखाओ ना। झूठी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। बोलो, क्यों किया है तुमने मुझे वीडियो कॉल? अरे युविका, एक अच्छी सरकारी बैंक में नौकरी कर लो ना। सभी ने एग्जाम की तैयारियां भी शुरू कर दी है। तुम भी कर लो। आज जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारे देर तक जागने के कारण हुआ है। छुट्टी के दिन भी तुम्हें आज काम करना पड़ा। देखो, मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ। तुम वो फॉर्म भर दो, छोड़ दो अपनी ये नौकरी और शुरू कर दो एग्जाम की तैयारी, ठीक उसी तरह जैसे अनन्या कर रही है। बस बहुत हुआ गुरमीत, आज के बाद मुझे इस बारे में और कुछ भी नहीं सुनना है। अगर कुछ और बात करनी है तो करो, नहीं तो फोन रख दो। अरे तुम तो कभी मेरा हालचाल पूछते भी नहीं। यहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारे कान भरती रहती है और वही सारी बातें तुम मुझे बोलते हो। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं इस बारे में फिर कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन यूं रूठो मत। ठीक है। फिर एक दिन, हाँ युविका, सच में मैंने आज तेरी सास को देखा वहां पर। क्या? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सास किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करती। अरे वो तो एक बड़ी पोस्ट वाली सरकारी नौकरी पर है और उनके हाथ के नीचे काफी लोग काम करते हैं। क्या? ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी पर है तेरी सास? अरे वो तो मैं भूल गई रे, लेकिन बहुत ही अच्छी और बड़ी पोस्ट है उनकी। बस इतना ही पता है। और तूने जैसे देखा है, वो मेरी सास तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अच्छा, वो शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर बाद में युविका ये सारी बातें कमला को बताती है। हाँ माँ जी, मेरी सहेली तो यही कह रही थी मुझसे। क्या? अरे तेरी सहेली सटिया गई है। मैं एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हूँ। उल्टा आज तो मैं यहाँ पर थी भी नहीं। ऊपर के ऑफिसर की गाड़ी आई थी मुझे लेने के लिए। हमारा एक जगह पर विजिट था। तेरी सहेली को बोल दे कि वह चश्मा लगा कर रखे, शायद उसकी आंखें कमजोर हो गई है। कमला के इतने कहने पर भी युविका को उस पर थोड़ा शक होने लगता है। मैंने कई बार देखा है, जब भी माँ जी की नौकरी की बात आती है, उनका गला तो सूख जाता है और उनके पसीने भी छूटने लगते हैं, मानो जैसे कि वो कुछ छुपा रही है मुझसे। लेकिन क्या छुपा सकती है?
कहीं मेरे दिमाग में जो बात चल रही है वो सच तो नहीं, और मुझे उसका पता लगाने के लिए माँ जी का पीछा करना होगा। फिर अगले सुबह युविका कमला का पीछा करती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वाकई में उसकी सास हॉस्पिटल में एक प्राइवेट नौकरी कर रही है। हे भगवान, इसका मतलब माँ जी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर जब कमला घर आती है तभी युविका उसे सब बताती है। माँ जी, अब आप मुझसे और झूठ नहीं बोल सकती। बताइए, क्यों छुपाया अपनी अपनी नौकरी का सच? खुद मुझे दिन में 50 बार प्राइवेट नौकरी का ताना मारती रहती हो, लेकिन आप क्या कर रही हो? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर रही हो। क्यों माँ जी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू भी गुरमीत की तरह सरकारी नौकरी कर ले बहू। मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो अब इस उम्र में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए मैं अपना समय काटने के लिए एक हॉस्पिटल में प्राइवेट नौकरी कर रही हूँ। लेकिन तेरी तो उम्र है ना, तो तू आराम से कर सकती है सरकारी नौकरी। क्या? देख बहू, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि एक प्राइवेट नौकरी में हर एक दिन मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता। उसमें काम कम और पगार ज्यादा होती है, ऊपर से पेंशन की भी सुविधा है। इसीलिए तू ये सब करना छोड़ दे और अनन्या की तरह सरकारी एग्जाम की तैयारी कर। अरे माँ जी, शायद आपको ये बात नहीं पता कि 2003 या 4 के बाद जिसने भी सरकारी नौकरी ज्वाइन की है उसे पेंशन नहीं मिलने वाली। और किसने कहा कि सरकारी नौकरी में काम नहीं होता? बहुत सारा काम होता है, जिम्मेदारियां भी बहुत होती है। गुरमीत आपको सब कुछ नहीं बताता माँ जी, लेकिन वो मुझे फोन पर अपनी सारी दिनचर्या बताता है। ठीक है बहू, मैं तेरी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन बहू, जितनी इज्जत सरकारी नौकरी में मिलती है उतनी इज्जत प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलती। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन उसके साथ इज्जत कमानी भी बहुत जरूरी है। मेरी बात को समझ बहू, मैंने सहा है सब कुछ। भले ही तेरी पेंशन ना आए, पर तू समाज में अच्छी इज्जत तो कमा पाएगी। कमला की बातों को सुनकर अब युविका सोचने लगती है। ठीक है माँ जी, अगर आप इतना कह रही हो तो आपके मन को रखने की खातिर मैं सरकारी नौकरी जरूर करूंगी, और कल से ही मैं अनन्या के साथ आने वाली एग्जाम की तैयारी शुरू कर दूंगी। और शुक्रिया माँ जी, आपने मुझे बहुत बड़ी बात समझाई है। युविका की बातें सुनकर कमला भी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन से ही युविका अनन्या के साथ एग्जाम की तैयारी शुरू कर देती है। माहिरा की हाल ही में आहन के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में उसकी सास भानुमति भी रहती है। बहू, अरे ये क्या टीवी देखती बैठी है तू? चल जल्दी से घर के काम निपटा ले, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। दोनों साथ मिलकर सारे काम करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आज शाम को पानी जाने वाला है, फिर सीधे कल ही आएगा। ओफो माँ जी, आप भी ना बहुत दिमाग खाती रहती हो। मैं कल कर दूंगी ना सारे काम आराम से। आप रसोई का काम कर लो और बाकी का काम शाम से पहले हो जाएगा। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे ना सिर्फ सारे काम खत्म करने हैं, बल्कि कल सुबह तक के लिए पानी भी भर के रखना है। और ये सारे काम तेरे मायके वाले आकर करेंगे क्या? मैंने कहा ना माँ जी, मैं कर लूंगी सारे काम टाइम से। अब आप जाइए यहाँ से और मुझे टीवी देखने दीजिए। फिर भानुमति वहां से चली जाती है। फिर 2 घंटे के बाद, हाँ यार, वो वाली ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छी लग रही थी ना? हाँ, वो मैंने चौक के पीछे खुले हुए नए शोरूम से ली है, बहुत महंगी है। अरे ओ महारानी, हुआ कि नहीं तेरा टाइम पास खत्म? अब थोड़ा काम भी कर ले। मैंने सारा खाना भी बना दिया है और अब शाम के 4 बज रहे हैं और 6 बजे पानी जाने वाला है। अरे माँ जी, आप निश्चिंत होकर मंदिर जाइए। मैं 6 बजे के पहले सारे काम कर दूंगी। तुझ पर तो मुझे रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रहा। शादी के बाद पहले हफ्ते में ही
तूने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। खैर, कर देना सब ठीक से। आती हूं मैं। इतना कहकर भानुमति मंदिर चली जाती है। फिर जब वो 6 बजे वापस लौटती है, तब भी माहिरा ने एक भी काम किया नहीं होता और वो अभी तक अपनी सहेली से ही बतिया रही होती है। बहू, मैंने तुझे कहा था ना, 6 बजे पानी जाने वाला है, लेकिन फिर भी तूने कोई काम नहीं किया। अरे नहीं, माफ कीजिए माँ जी। वो सहेली से बात करते करते वक्त कब बीत गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अब मैं कुछ नहीं जानती। कहीं से भी पानी मंगवा और पूरे घर की सफाई कर। फिर तेरे पैसे जाए या कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं पता। क्या? हाँ, इसी से तुझे सबक मिलेगा, वरना तू सुधरेगी नहीं। फिर माहिरा को ढेर सारे पैसे देकर पानी मंगवाना पड़ता है और वो सारा काम भी करती है। फिर एक दिन, अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? और तू इतनी बेअकल कैसे हो सकती है भला? ये सब्जी चख कर देख, इसमें तो कोई स्वाद भी नहीं है। अगर जरूरी मसाले डालेगी ही नहीं तो सब्जी अच्छी कैसे बनेगी? चल, अब फिर से इसे बना दे और वैसे ही बनाना जैसे मैं तुझे बोलूंगी। पर माँ जी, आप मेरा काम क्यों बढ़ा रही हो? अब इसी सब्जी में नमक मिर्ची डालकर खा लो ना इसे, मैं बाद में आपसे सीख लूंगी। नहीं बहू, अरे तुझे क्या लगता है, तू जो भी खिलाएगी हम वो सब चुपचाप खा लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। चल, फिर से सब्जी बना दे। अब माहिरा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे फिर से सब्जी बनानी पड़ती है। गुजरते दिनों के साथ साथ माहिरा अपनी सास से बहुत परेशान होने लगती है। देखो माहिरा, माँ बुरी नहीं है, वो तो बस तुम्हें सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है, ताकि तुम ना तो सिर्फ एक अच्छी बहू बन सको, बल्कि एक अच्छी इंसान भी बन सको। पर आहान, वो हर काम में मुझे रोकती टोकती है। 1 घंटे से ज्यादा टीवी भी नहीं देखने देती। बाहर जाओ तो मेरे साथ चली आती है। अब तुम ही बताओ, मेरी चिड़चिड़ नहीं होगी तो क्या होगी फिर? अरे लेकिन इन सब में गलत क्या है? 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखना सही नहीं है। और रही बात हर जगह तुम्हारे साथ आने जाने की, तो तुम्हें खरीदारी करनी बिल्कुल नहीं आती, इसलिए हर जगह तुम्हारे साथ माँ आती है और वो हर काम में तुम्हें इसीलिए रोक टोक करती है ताकि तुम अपनी गलतियों को सुधारो। और वो हर काम में तुम्हारी मदद भी तो करती है ना? हाँ हाँ, वो तो है। ये तो मेरी बात समझने से रहा, इससे कुछ बोलकर फायदा नहीं है। फिर एक सुबह, बहू, अरे ओ बहू, चल उठ जा। अरे माँ जी, अभी तो सिर्फ 6 बजे है और मैं तो 7 बजे उठती हूँ। फिर सोने दो ना मुझे। देख बहू, आज से तू भी मेरे साथ सुबह के वॉक पर चलेगी। तू दिन भर बस एक ही जगह पर पड़ी रहती है और ऐसे ही रहेगी तो तेरी तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए तुझे शरीर को हिलाना बहुत जरूरी है। नहीं माँ जी, दिन भर कम अत्याचार नहीं करती आप मेरे साथ। कम से कम आप सुबह तो बख्श दो। मैं तेरी भलाई के लिए ही तुझ पर अत्याचार करती हूँ। चल, अब ज्यादा मुंह मत चला और मुंह हाथ धोकर मुझे गेट पर मिल। अरे यार, अब माहिरा को ना चाहकर भी जल्दी उठकर भानुमति के साथ वॉक पर जाना पड़ता है और भानुमति का ये बर्ताव माहिरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस बहुत हुआ, अब तो मुझे अपनी सास से छुटकारा पाकर ही रहना है। वो मुझे अपने तरीके से रहने ही नहीं देती। बहू हूँ, अपनी सास के गुलाम नहीं। और अब तो मैं माँ जी को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। फिर रात में, देखो नाहन, माँ जी ने आज भी मुझसे कितना सारा काम करवाया। मुझे अपनी सहेली के पास जाना था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। आखिर इतनी बेरहम वो कैसे हो सकती है? अरे माँ, आप बार बार इसे इतना चिल्लाती क्यों रहती हो? अगर आपकी सहेली एडमिट होती तो आप पहले घर का काम संभालती या उसे देखने जाती? बताइए। अरे ओ जोरू के गुलाम, अपनी बीवी की बातों में मत आ। ये झूठ बोल रही है। मैंने इसकी और इसकी सहेली की बातें सुनी है आज। इन दोनों का तो पार्टी में जाने का प्लान बन रहा था। हे भगवान,
क्या माँ जी आप भी? मैं झूठ बोल रही हूँ या आप बोल रहे हो? आहान, ये बस हम दोनों में फूट डालने के लिए ये सब कर रही है और कुछ नहीं। मुझे तो अब इस घर में रहने का भी बिल्कुल मन नहीं करता और ऐसे लगता है कि मैं किसी कैद खाने में आ गई हूँ। अरे झूठी और मक्कार तो तू है, तो मुझे क्या बोल रही है? बस कीजिए माँ, आप कुछ ज्यादा ही बोलती हो माहिरा को। अरे वो बेचारी सुन के लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कुछ भी बोलती रहो। वाह बेटा वाह, तू अब इसकी साइड लेकर मेरे साथ झगड़ा करेगा क्या? तुझे नहीं पता कि ये कैसी है। मैं इसके अच्छे के लिए इसके साथ गुस्से से पेश आती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे ढील दे दी तो ये पूरे घर को बर्बाद करके रख देगी। देखा ना हन, कैसे बोल रही है माँ जी। बस करो माँ, और कितना सुनाओगी आप इसे? इस तरह आहन भानुमति को चुप करा देता है। चलो अच्छा हुआ, और अब मैं इसी तरह आहन और उस बुढ़िया के बीच में फूट डालूंगी और इसे यहाँ से रफा दफा कर दूंगी। ऐसे ही एक रोज, अरे माँ जी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए आज के काम आप ही कर दो ना। क्या? अरे ये क्या कह रही है तू? अभी 30 मिनट पहले ही तो तू फुदक फुदक कर नाच रही थी, तो अब क्या हो गया तुझे? अरे माँ जी, अभी 10 मिनट पहले ही मेरा पैर मुड़ गया है और मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी आपसे। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी सारे काम। आप जैसा निर्दयी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, सच में माँ जी। अरे चल चल, ज्यादा बकवास मत कर लूंगी मैं सारे काम। फिर भानुमति घर के सारे काम करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद में जब वो माहिरा के कमरे के बाहर सफाई कर रही होती है, तभी वो उसकी बातें सुन लेती है। अरे हाँ बाबा, मैंने अपनी सास को झूठ बोला है, पर अब आज का सारा काम वो खुद से ही करेगी। इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला, मुझे तो पहले से पता था। अभी मैं आहन को फोन करके बुलाती हूँ। फिर भानुमति आहन को कॉल करके घर पे बुलाती है और माहिरा का सच बताती है। क्या? अरे आप क्या बोल रहे हो माँ जी? हद है। आहन, मेरा विश्वास करो, मेरा पैर सच में मुड़ा है, इसीलिए बहुत दर्द हो रहा है। मैंने माँ जी को सारे काम करने के लिए क्या कह दिया? इन्होंने फिर से तुम्हारे और मेरे बीच झगड़े लगाने की कोशिश की। अरे माँ, माहिरा आखिर झूठ क्यों बोलेगी? अरे तो फिर मैं झूठ बोलूंगी क्या? देख बेटा, तेरी ये बीवी एक नंबर की नालायक है, फिर तू इसे मान या ना मान। बस बहुत हो गया आहन, अब मैं हर रोज अपनी बेइज्जती नहीं सहन करके लूंगी, और अब मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। आपको मुझसे तकलीफ है ना माँ जी? फिर चली जाती हूँ मैं ये घर छोड़कर। क्या? ऐसा मत करो माहिरा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब माँ जाएगी, वो भी सीधे गाँव। आहान, मुझे ऐसा लगा था कि आप जितना मुझसे प्यार करती हो, उतना ही प्यार मेरी बीवी से भी करोगी, लेकिन आपने इसके साथ ठीक नहीं किया है माँ। और अब आप गाँव जाइए, वहीं पर आप सही से रह पाओगी, और यहाँ पर हमें सुकून से रहने दीजिए। आहान की ये बातें सुनकर भानुमति अब हैरान रह जाती है और आहान उसे गाँव भेज देता है। आखिरकार मुझे अपनी सास से छुटकारा मिल ही गया। उस बुढ़िया ने तो मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था, लेकिन अब तो मैं अपनी मन की मालकिन हूँ और मुझे यहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। फिर एक दिन, अरे आहान, अब माँ जी तो यहाँ पर नहीं है, तो तुम ही मेरे साथ राशन लेने चलो ना। नहीं माहिरा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या? फिर माहिरा को खरीदारी करने अकेले ही जाना पड़ता है, जहां उसे भावतोल करने नहीं आता और उसका बिल बहुत ज्यादा बन जाता है। अगर यहाँ पर माँ जी होती तो वो बराबर लड़ झगड़ कर पैसे कम करवा देती, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल नहीं आता और इसमें मेरे कितने सारे पैसे चले गए, और मैंने एक्स्ट्रा का सामान भी भर लिया। माँ जी रहती तो वो सबसे पहले लिस्ट बनाती, फिर खरीदारी करने निकलती। उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। फिर एक सुबह आहन के ऑफिस जाने के बाद
माहिरा दिन भर बस आराम ही फरमाती है और शाम होने पर उसे बहुत पछतावा होता है। अरे नहीं, सीरीज देखते देखते तो मेरे 6 घंटे कब बीत गए, मुझे कुछ पता नहीं चला। अब आधे घंटे में आहान यहाँ पर आता ही होगा और उसके कपड़े प्रेस करके रखने हैं क्योंकि उसे पार्टी में जाना है। मैंने तो उसके लिए खाना भी नहीं बनाया, उसे नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना और अब तो मुझे खाना भी बनाना होगा। बाप रे, जब माँ जी यहाँ पर थी तब वो दिन रात डांटकर मुझसे सारे काम करवाती थी और तब मेरी लाइफ एकदम सही चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ते जा रहा है। भानुमति पहले माहिरा को काफी मदद भी करती थी, लेकिन अब अकेले सारा काम करते समय माहिरा को भानुमति की बार बार याद आती है। फिर एक दिन जब घर पर आहान के बॉस और उनकी वाइफ आती है, तभी हे भगवान, ये सोफे पर तो कितनी धूल मिट्टी है, मेरे सारे सफेद कपड़े खराब हो गए। हाँ आहान, तुम्हारी बीवी घर को ठीक से साफ नहीं करती क्या? हर जगह पर कितनी गंदगी फैली हुई है और तो और घर में एक अजीब सी बदबू भी आ रही है। अरे नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल। जाने दो आहान, हम निकलते हैं यहाँ से क्योंकि हमसे यहाँ पर और नहीं रुका जाएगा। लेकिन मैम, सर। आहान अब गुस्सा हो जाता है। तुम्हें हो क्या गया है माहिरा? तुम्हारे कारण आज मेरी प्रमोशन की बात अधूरी रह गई, वरना आज तो सर को मैं मना ही लेता। अरे तुम्हारे कहने पर मैंने माँ को गांव भेज दिया, लेकिन तुम ही कोई काम ठीक से नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी, क्योंकि तुम तो दिन भर आराम करती हो और दिन खत्म होने पर तुम्हारी आंखें खुलती है। हाँ हान, मुझे भी अब यही लग रहा है कि सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि जब यहाँ पर माँ जी थी तो वो मुझे गुस्से से समझा कर ही सही, लेकिन मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती थी और मैंने ही उनके बर्ताव को गलत समझ लिया। उनके खौफ से मैं हर तरह से सक्षम बन जाती, लेकिन उनके गांव जाने के बाद मुझे डांटने वाला कोई नहीं रहा, इसीलिए मैं और बिगड़ती चली गई। अरे तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी माँ को उल्टा बोला। माफ कर दो आहान, माँ जी कभी गलत नहीं थी, मैंने ही तुम दोनों के बीच में दरार लाई और उस दिन तो सच में मैंने पैर मुड़ने का नाटक किया था और माँ जी ने यह भी सच बोला था कि मैं अपनी सहेली के साथ पार्टी में जाने वाली थी और वो हॉस्पिटल की बात झूठ थी। क्या? हाँ हान, मैं जानती हूँ कि मैंने जो भी किया है वो माफी के लायक बिल्कुल नहीं है, पर मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे सुधरने का एक पहला और आखिरी मौका दे दो। मुझे सब कुछ ठीक करना है और प्लीज आहान, माँ जी को गांव से वापस लेकर आओ। चलो शुक्र है, देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी अकल तो ठिकाने पर आई। अब माहिरा के वापस कहने पर आहान भानुमति को गांव से शहर बुला लेता है और माहिरा उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। रहने दे बहू, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तू सुधरना चाहती है और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैंने तुझे माफ कर दिया। शुक्रिया माँ जी। इस तरह धीरे धीरे ही सही, लेकिन माहिरा वाकई में सुधर कर अपनी सास के साथ खुशी से रहने लगती है।